खुदीराम एक सीक्रेट सोसाइटी में शामिल हो गए और सत्येंद्रनाथ बोस के हथकरघा कारखाने में रहने लगे। मिदनापुर की सीक्रेट सोसाइटी में कुल 52 सदस्य थे, जो 9 अलग-अलग ठिकानों पर मीटिंग करते थे। इनमें से एक जगह थी बसंत मालती अखाड़ा, जहां खुदीराम भी कसरत किया करते थे। ये जगह क्रांतिकारियों की ट्रेनिंग देने का और उनके छिपने का ठिकाना भी थी। इसी तरह सत्येन बोस का छात्र भंडार, स्वदेशी का स्टोर भी था और क्रांतिकारियों का गढ़ भी। यहाँ क्रांतिकारी युवक वंदे मातरम, जुगांतर, नवशक्ति और सांध्या जैसे क्रांतिकारी अखबार पढ़ते और फ्रांस, इटली, रूस के क्रांतिकारी साहित्य भी पढ़ते। फरवरी 1906 में मिदनापुर के ओल्ड जेल कंपाउंड में सरकार ने एक कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी के आखिरी दिन जब मिदनापुर का कलेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहा था, तब खुदीराम आने वाले लोगों को सत्येन बोस की बंगाली भाषा में लिखी पुस्तिका वंदे मातरम बांट रहे थे। खुदीराम ने जैसे ही इस छोटी सी किताब को एक अध्यापक रामचरण को दिया, उस अध्यापक ने उन्हें रोकने की कोशिश की। खुदीराम किताब बांटते रहे और अध्यापक रामचरण सेन एक पुलिस वाले को बुला लाए। जैसे ही पुलिस वाले ने खुदीराम को पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस वाले को धक्का दिया, उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का मारा और बाकी किताबें बगल में दबाए वहां से निकल लिए। उन्हें प्यारेलाल घोष के घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। खुदीराम के वकील प्यारेलाल घोष और के.बी. दत्त थे। क्रांतिकारियों के नेता सत्येन बोस इस घटना के समय मौजूद थे, पर उनकी गवाही सरकारी मुकदमे के खिलाफ गई। इसके दंड स्वरूप उनकी सरकारी नौकरी छीन ली गई। 13 अप्रैल 1906 को मुकदमे के फैसले की तारीख थी। जज ने खुदीराम से उस आदमी की तरफ इशारा करने को कहा जिसने उन्हें क्रांतिकारी साहित्य दिया था। खुदीराम ने कहा कि वो आदमी कोर्ट में मौजूद ही नहीं है। हालांकि तब सत्येन बोस वहीं कोर्ट रूम में ही थे, पर उनकी उम्र कम होने के कारण उन्हें सजा नहीं हुई। अदालत से बाहर आते ही बाहर जमा भीड़ ने खुदीराम को फूल मालाओं से लाद दिया, उन्हें घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर जुलूस निकाला और पटाखे फोड़े। 1906 में ही खुदीराम को मलेरिया हो गया। तब तक मलेरिया की कोई कारगर दवा नहीं बनी थी और अक्सर लोग अपने मरीजों को झाड़ फूंक करने वाले ओझा को दिखाया करते थे। खुदीराम को भी ओझा को दिखाया गया। ओझा ने जब कहा कि ये बीमारी बुरी आत्मा का असर है, तो खुदीराम ने जवाब दिया कि ये बुरी आत्मा तभी जाएगी जब असली बुरी आत्मा अंग्रेजी राज का भारत से खात्मा होगा। देसी इलाज के बाद खुदीराम को मलेरिया से छुटकारा मिल गया। कुछ दिन आराम करने के बाद वो फिर से देश सेवा के काम में जी जान से जुट गए। 1907 में मिदनापुर में जिला स्तर की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। खुदीराम ने इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए सत्येंद्रनाथ बासु के निर्देशन में खूब मेहनत की। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच मतभेद हो गए। गरम दल के नेता अरविंद घोष थे और नरम दल के नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी। खुदीराम ने नरम दल के नेताओं के विरोध में प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 1907 के आखिर में खुदीराम ने क्रांतिकारियों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए सरकारी डाक लूटने की योजना बनाई। उन्होंने एक थैला लूटा भी और रात भर में 13 किलोमीटर चलकर कोलाघाट होते हुए स्टीमर से मिदनापुर पहुंचे। इस घटना के लिए पुलिस ने किसी और व्यक्ति को पकड़ लिया और अदालत ने उसे 8 महीने की सजा दे दी। फिर सत्येंद्रनाथ बासु और हेमचंद्र दास ने उन्हें अग्नि दीक्षा दी, जिसमें उन्हें क्रांति के आदर्शों पर चलने की शपथ दिलाई गई। यहाँ थोड़ी सी बात हेमचंद्र दास के बारे में। हेमचंद्र दास को हेमचंद्र कानूनगो भी कहा जाता है। वो जमींदार थे। उन्होंने अपनी जमींदारी का एक हिस्सा बेचा और बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए पेरिस चले गए। यहाँ वे श्यामा मुखर्जी के संपर्क में आए और साथ ही इन्होंने रूसी क्रांतिकारियों से पिक्रिक एसिड का बम बनाने की तकनीक भी सीखी। जब वो 1907 में भारत वापस आए तो बम बनाने का मैनुअल भी साथ लाए। इस बीच खुदीराम मिदनापुर में घूम घूम कर युवाओं के बीच क्रांति का प्रचार करते रहे, पर मिदनापुर पुलिस की नज़र उन पर थी। उनके जीजा अमृत राय सरकारी मुलाजिम थे और खुदीराम उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए खुदीराम कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में वे अपने दूर के चाचा सतीश चंद्र के पास कॉर्नवालिस स्ट्रीट पर रहने लगे। उन दिनों बिडन स्क्वायर पर और कॉलेज स्क्वायर पर
बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जोरदार भाषण दिया करते थे। खुदीराम ने इन भाषणों को सुना। फिर वे कलकत्ता के क्रांतिकारी समूह के संपर्क में आए और उनकी भेंट अरविंद घोष, बरीन घोष, कन्हैयालाल दत्त जैसे क्रांतिकारियों से हुई। उस समय तक बंग भंग आंदोलन की आंच धीमी पड़ चुकी थी और क्रांतिकारी संगठनों में बेचैनी बढ़ रही थी। सरकार बेरहमी के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचल रही थी। कुछ अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के प्रति रवैये के कारण ज़्यादा ही बदनाम थे। इनमें सबसे बढ़कर नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड अगस्त 1904 से मार्च 1908 तक कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के पद पर रहा। इस बीच उसने हर उस व्यक्ति को दर्दनाक सजाएं दी जिस पर राष्ट्रवादियों से सहानुभूति का जरा भी शक था। एक बार इस जज ने एक 15 साल के लड़के सुशील कुमार सेन को 15 बेंतों की सजा दी क्योंकि सुशील ने एक सार्जेंट के चेहरे पर मुक्का मारा था। इसी जज किंग्सफोर्ड ने स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्रनाथ दत्त को भी 1 साल के कठोर कारावास की सजा दी थी। क्रांतिकारी इन अपमानजनक सजाओं का बदला लेना चाहते थे, पर यह इतना आसान नहीं था। पुलिस ने 1904 के बाद अपने जासूसी तंत्र में सुधार किए थे और ये माना जाता था कि पुलिस के जासूस हर तरफ फैले हुए हैं। इन जासूसों में एक अब्दुल रहमान भी था जो युवा क्रांतिकारियों को कुश्ती और तलवारबाजी की ट्रेनिंग दिया करता था और सत्येंद्रनाथ बोस का विश्वास पात्र था। एक बार एक हिंदू का किसी बात पर एक मुसलमान से झगड़ा हो गया। आस पड़ोस के मुसलमानों ने आपत्ति की कि अब्दुल रहमान एक मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं को क्यों शारीरिक शिक्षा दे रहा है। डीआईजी क्राइम की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 1908 में स्थानीय पुलिस अधिकारी अब्दुल हक ने अब्दुल रहमान से मुलाकात की और उसे क्रांतिकारियों की जासूसी करने के लिए मना लिया। बाद में इसी अब्दुल रहमान से मिली गुप्त सूचनाओं और सबूतों के आधार पर मई 1908 में पुलिस ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। कलकत्ता के क्रांतिकारी नेतृत्व ने किसी बड़े ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर ब्रिटिश राज को क्रांति का संदेश देने का फैसला किया। अरविंद घोष, चारू दत्त और सुबोध मलिक ने बदनाम ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने का फैसला किया। मार्च 1908 में एक पार्सल बम किंग्सफोर्ड को मारने के लिए एक किताब में रखकर उनके पते पर भेजा भी गया, पर जज ने उसे खोला ही नहीं। इस बीच ब्रिटिश अधिकारियों को खबर मिल गई कि किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों के निशाने पर है। सरकार ने किसी परेशानी से बचने के लिए उसका प्रमोशन कर बिहार के मुजफ्फरपुर में उसका तबादला कर दिया, लेकिन क्रांतिकारी अपने इरादों से डिगे नहीं। जब जुगांतर समिति ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का फैसला किया तो ये जिम्मेदारी प्रफुल्ल चाकी को दी गई। शुरू में तय किया गया कि ये काम चाकी अकेले करेंगे, पर हेमचंद्र कानूनगो ने जोर दिया कि इस काम के लिए 2 लोग चाहिए होंगे। तब खुदीराम बोस को उनका साथ देने के लिए चुना गया। खुदीराम को मानिक तल्ला पहुंचने के लिए कहा गया, जहां हेमचंद्र कानूनगो ने एक बम बनाने की गुप्त फैक्ट्री लगा रखी थी। यहां अरविंद घोष ने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के माथे को स्पर्श कर उन्हें आशीर्वाद दिया और अगले दिन दोनों मुजफ्फरपुर रवाना हो गए। इस मुजफ्फरपुर यात्रा से पहले खुदीराम और प्रफुल्ल एक दूसरे को नहीं जानते थे। खुदीराम को बताया गया कि उनके इस साथी का नाम दिनेश चंद्र राय है, जबकि प्रफुल्ल को बताया गया कि उनके साथ मुजफ्फरपुर जा रहे शख्स का नाम दुर्गादास सेन है। प्रफुल्ल और खुदीराम 10 अप्रैल 1908 या उसके आसपास मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर के मोती झील इलाके में एक बिहारी जमींदार परमेश्वर नारायण महतो की एक धर्मशाला थी, जिसमें एक बंगाली किशोरी मोहन बंदोपाध्याय हेड क्लर्क थे। इसे किशोरी बाबू की धर्मशाला कहा जाता था। यहाँ खुदीराम ने अपना नाम हिरेन सरकार लिखवाया। दोनों युवा क्रांतिकारियों ने इस धर्मशाला में रहकर किंग्सफोर्ड की रेकी करने का फैसला किया। 20 अप्रैल के आसपास पुलिस को एक जासूस से पता चल गया कि क्रांतिकारियों ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का फैसला किया है। पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से तो लिया, पर तुरंत किसी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि कलकत्ता से इस बारे में और सूचनाएं जुटाती रही और उन्हें मुजफ्फरपुर पुलिस से साझा करती रही। 30 अप्रैल 1908 अमावस की रात थी। उस शाम इन क्रांतिकारियों के पास कुल मिलाकर 3 रिवॉल्वर और एक पिक्रिक एसिड बम था। इरादा ये था कि अगर बम का हमला किसी वजह से नाकाम भी हो जाए तो जज को मारने के लिए
पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाएगा। शाम को दोनों क्रांतिकारी यूरोपियन क्लब के ईस्टर्न गेट के पास पहुंचे और सड़क के किनारे पेड़ों की ओट लेकर बग्घी के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। तभी दो कांस्टेबलों तहसीलदार खान और फैजुद्दीन ने शाम लगभग 7 बजे उन्हें देख लिया और वहां से दूर जाने के लिए कहा, लेकिन उनकी कम उम्र और सादे लिबास को देखकर गार्ड को उन पर कोई शक नहीं हुआ। इधर दोनों क्रांतिकारी युवक जज के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और उधर किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी, एक प्रसिद्ध बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और पुत्री के साथ ब्रिज नामक ताश का गेम खेल रहे थे। प्रिंगल कैनेडी भारत के मध्यकालीन इतिहास पर पुस्तकें भी लिखा करते थे। ठीक 8:30 बजे एक घोड़े वाली बग्घी यूरोपियन क्लब गेट से बाहर निकली। जैसे ही ये बग्घी उस जगह के पास पहुंची जहां क्रांतिकारी ओट में खड़े हुए थे, दोनों क्रांतिकारी तेजी से बग्घी की तरफ आए। खुदीराम ने निशाना लगाकर पूरी ताकत से बग्घी पर बम फेंका। जोरदार धमाका हुआ। बग्घी बम के हमले में बुरी तरह टूट गई। कोचवान कलीराम भी एक ओर जाकर गिरा और घबराया हुआ घोड़ा रस्सी छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। उधर घोड़ों के साइस संगत दुसाध ने एक आदमी को कोई चीज बग्घी पर फेंकते हुए देख लिया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने भारत के स्वाधीनता संघर्ष का पहला बम फेंक दिया था। अफरा तफरी में दोनों वहां से निकल लिए। ठीक उसी समय याकूब अली नाम का एक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी से लौट रहा था। धर्मशाला और एक धर्मार्थ औषधालय के बीच उसने देखा कि दो लड़के धर्मशाला की तरफ भागे आ रहे हैं। एक ने धारीदार कोट पहन रखा है और दूसरे ने सफ़ेद कोट। जब याकूब ने उनसे पूछा कि इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि एक दोस्त के पीछे भाग रहे हैं। क्रांतिकारियों का दुर्भाग्य ये रहा कि उस शाम क्लब के बाहर जो बग्घी पहले निकली उसमें जज किंग्सफोर्ड था ही नहीं। ये बग्घी प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी को लेकर आ रही थी। बग्घी ठीक वैसी ही थी जैसी जज किंग्सफोर्ड की। बैरिस्टर की बेटी की मौत तो इस हमले के कुछ घंटे बाद ही हो गई, जबकि उनकी पत्नी की मौत 2 मई की सुबह इलाज के दौरान हुई। बिहार में जज के काफिले पर इस बम हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बम इस बात का प्रतीक बन गया कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए क्रांतिकारी हर बलिदान करने के लिए तैयार हैं और हथियार बनाने, जमा करने, इस्तेमाल करने की सलाहियत, हौसला और संगठन रखते हैं। और ये सब काम सरकार की तमाम एजेंसियों की नाक के नीचे गुप्त तरीके से कर सकते हैं। किंग्सफोर्ड के कलकत्ता से मुजफ्फरपुर तबादले, प्रमोशन और सुरक्षा के बावजूद इस हमले से ब्रिटिश सरकार तिलमिला गई। जब खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका तो वहां से निकलने की जल्दी में वो एक चादर और अपनी चप्पलें गलती से वहीं छोड़ आए। पुलिस समझ गई कि ये काम उन्हीं 2 बंगालियों ने अंजाम दिया है जिन्हें 2 पुलिस वालों ने घटनास्थल के पास सड़क के किनारे पेड़ों के पीछे देख लिया था। रात में ही पूरे जिले में ढोंडी पिटवाई गई कि जो कोई भी 2 बंगाली लड़कों के बारे में सूचना देगा या गिरफ्तार करने में मदद करेगा उसे 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। उस वक्त एक दिन की मजदूरी 30 पैसे हुआ करती थी। पुलिस ने रात में ही मुजफ्फरपुर के कई बंगाली मकानों की तलाशी ली। हर नाके चौके पर पुलिस की तैनाती और गश्त बढ़ा दी गई। मुजफ्फरपुर, मोकामा और पहलेजा घाट के बीच हर स्टेशन को सील कर दिया गया और मुजफ्फरपुर से आने वाली हर ट्रेन की पूरी तरह से तलाशी ली गई।